वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि डिफरेंट जो डेजिग्नेशन है यानी कि पोस्ट है, उनकी ड्यूटीज़ लगभग ये हमारे में जो भी टीचर्स हैं या हाउस मास्टर हैं, वार्डन हैं, उन सब की ड्यूटीज़ को नेस्ट द्वारा इलेबोरेट किया जा चुका है। तो इसी के क्रम में जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, अदर मिसलेनियस स्टाफ है, उनकी ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आज एक लेटर पब्लिश किया गया है। तो हम इस वीडियो में प्रिंसिपल की जो ड्यूटीज़ है यानी कि प्रिंसिपल के जो अधिकार है, प्रिंसिपल के जो काम है, उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है किसी भी स्कूल में। और प्रिंसिपल के पास बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं जो सीधे सीधे आपको प्रभावित करते हैं। तो प्रिंसिपल के ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी वाइस प्रिंसिपल और अदर मिसलेनियस स्टाफ के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये लेटर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर इस लेटर को पूरा पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस लेटर में क्या लिखा गया है। विद रेफरेंस टू द above subject, it is stated that as a part of ongoing steps in streamlining operation and enhance the management of EMRS duties of principal, vice principal and other miscellaneous staff including accountant, staff nurse, catering assistant, SSA, GSA, lab attendant have been formulated by NEST and are attached herewith for reference and strict adherence. Further, the duties of the staff posted in EMRS have been carefully designed to ensure optimal performance and accountability. For the purpose of effective execution of the duties, it is imperative that all the rules and responsibilities are clearly communicated and strictly followed by the respective staff members. This will contribute to the overall efficiency and smooth functioning of the schools. In this regard, it is requested to kindly disseminate the duties of above mentioned staff in all EMRs under the jurisdiction and ensure the duties are adhered to. The guidelines for the same are enclosed herewith in Annexure 1 for implementation. Looking forward for your kind cooperation. तो इस प्रकार से लेटर लिखा गया है जो कि स्टेट सोसाइटीज़ के नोडल ऑफिसर्स को लिखा गया है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल की ड्यूटीज़ के बारे में जान लेते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली प्रिंसिपल की ड्यूटीज़ के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या है, देखिए प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है और उनकी क्या क्या पावर है उनके बारे में जान लेते हैं। टू फंक्शन द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द EMRS एंड टू एक्ट द ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर ऑफ स्टाफ एम्प्लॉयड इन EMRS सब्जेक्ट टू द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस गिवन इन दिस रिगार्ड। तो यानी कि जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वही आपका DDO होता है। तो यहाँ पे ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर यानी कि DDO आपका प्रिंसिपल होने वाला है। तो आपके जो प्रिंसिपल हैं वही DDO रहेंगे, इतना तो फिक्स हो गया है। तो DDO का क्या रोल होता है, जो आपकी सैलरी बनाने में जो है, सैलरी जहाँ से डिस्बर्स होती है उसमें DDO का सबसे बड़ा रोल होता है। यानी कि DDO ही आपकी सैलरी रिलीज़ करने का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। यानी कि आपकी जो सैलरी रिलीज़ होती है वो DDO की कलम से होती है, यानी कि जो प्रिंसिपल है उसकी कलम से ही आपकी सैलरी रिलीज़ होगी। यानी कि आपके जो भी सैलरी रिलेटेड जो डिस्प्यूट होंगे, यानी कि आपका अरियर है, आपका इंक्रीमेंट है या आपकी जो भी चीज़ें हैं, उसको सॉर्ट आउट करने का काम प्रिंसिपल का ही होगा। जो NPS में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, नेशनल पेंशन स्कीम में प्रान नंबर अलॉट होगा, उसमें भी आपके DDO के रूप में प्रिंसिपल के ही सिग्नेचर होंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कि NPS का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो सैलरी नहीं मिलेगी, ये सब र्यूमर्स है। सैलरी आपको डिसबर्स हो सकती है बिना NPS के रजिस्ट्रेशन के भी। और दूसरी बात यह है कि DDO आपका प्रिंसिपल रहने वाला है, तो एक DDO रजिस्ट्रेशन नंबर होता है NPS में। तो सभी प्रिंसिपल्स का सबसे पहले नेशनल पेंशन स्कीम में, यानी कि जो क्रा NSTL है, पहले NSTL है, अब उसको प्रोटीन बोलते हैं। तो प्रोटीन में सबसे पहले जो प्रिंसिपल्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, फिर उसके बाद उनको एक DDO रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा, DDO नंबर अलॉट होता है। फिर उसके बाद ही बाकी स्टाफ के EMRS की जो अदर स्टाफ है, यानी कि टीचर्स हो गए या अन्य स्टाफ हैं नॉन टीचिंग पोस्ट, तो उन सभी को उसके बाद ही NPS में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, प्रान नंबर अलॉट हो सकता है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है अभी, क्योंकि पहले प्रिंसिपल्स का ही प्रोटीन पर यानी कि NSTL पर रजिस्ट्रेशन होना है, उन्हें DDO रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा, फिर उसके बाद ही आपका प्रान का जो काम है वो आगे बढ़ेगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। टू अप्रूव प्रोबेशन and grant confirmation to such employees in EMRS subject to relevant instruction in this regard by NEST और state EMRS सोसाइटी। देखिए ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, कि
प्रिंसिपल को ये अधिकार दिया गया है कि वही आपके प्रोबेशन को अप्रूव करेगा, यानी कि 2 साल बाद आप इस जॉब के लिए योग्य है या नहीं है, जो प्रोबेशन के लिए जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जाती है वो प्रिंसिपल ही भेजेगा और प्रिंसिपल ही आपकी प्रोबेशन को अप्रूव करेगा, यानी कि आपका प्रोबेशन अप्रूव होना ना होना ये प्रिंसिपल के हाथ में है। एंड ग्रांट कन्फर्मेशन, यानी कि आपकी जब प्रोबेशन अप्रूव होता है फिर उसके बाद आपको कंफर्मेशन लेटर मिलता है कि हाँ भाई आप अब इस EMRS में मतलब स्थायी हो चुके हैं। अभी देखेंगे आपके सबकी अपॉइंटमेंट लेटर में टेम्पररी वर्ड इस्तेमाल किया गया, यानी कि 2 साल तक जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें आप टेम्पररी होते हैं। फिर उसके बाद आपका प्रोबेशन कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद आपको कंफर्मेशन लेटर मिलता है कि हाँ भाई आप जो है वो इस जॉब में अब परमानेंट हो गए हैं। तो उस प्रोबेशन को अप्रूव करना और कंफर्मेशन लेटर देना का काम जो है पूरी तरीके से प्रिंसिपल के ऊपर छोड़ा गया है, यानी कि प्रिंसिपल के पास एक बहुत बड़ा अधिकार दे दिया गया है प्रिंसिपल को कि वो आपके प्रोबेशन पर निर्णय ले सकता है कि आपका प्रोबेशन एक्सटेंड किया जाना चाहिए, आपका प्रोबेशन मतलब किन्हीं रीज़न की वजह से अगर बढ़ाया जाता है तो क्या रीज़न रहने वाले हैं, या अगर आपको कोई मेमो वगैरह इस दौरान जारी होता है जॉब के दौरान, यानी कि इस प्रोबेशन पीरियड में 2 साल के दौरान अगर आपको कोई शो कॉज नोटिस या मेमोरेंडम इशू होता है तो उसके आधार पर भी आपका जो प्रोबेशन बढ़ाने का जो अधिकार है वो प्रिंसिपल के पास है। तो प्रिंसिपल को ये बहुत बड़ा अधिकार दिया गया है। साथियों मुझे नहीं लगता इससे बड़ा अधिकार कुछ हो सकता है प्रिंसिपल के पास कि वो आपकी नौकरी को परमानेंट करने का अधिकार प्रिंसिपल को ही है। तो फ़िलहाल इसमें ये है कि अगर देखिए अगर कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है तो आपके पास पूरा संवैधानिक अधिकार है कि उस अन्याय के खिलाफ आप आवाज़ उठाएं। ये मौलिक अधिकारों में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आपको भारतीय संविधान ने दिया है। बट मसला ये है कि प्रिंसिपल के पास आपके प्रोबेशन को कंप्लीट करने का और आपको कंफर्मेशन लेटर देने का अधिकार है। तो इस केस में आप प्रिंसिपल से अननेसेसरी इश्यूज़ ना करें तो बेहतर है। एनीवेज आगे अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। टू एंश्योर द एकेडमिक एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू द रेसिडेंशियल कैरेक्टर ऑफ EMRS फॉर रैपिड हार्मोनियस ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। तो फिर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है नहीं, मैं धीरे धीरे इस पर देख लेता हूँ कि आपके रिगार्डिंग कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फिर टू ड्रॉप इशूज नेसेसरी स्टैंडिंग orders covering all aspects of EMRS administration, constantly review the updates of such orders to incur expenditure strictly in accordance to the relevant rules and budgetary allocation, and to exercise effective financial control as per the existing rules। तो ये सब चीज़ें हैं रेसिडेंशियल कैरेक्टर्स। तो इन व्यू ऑफ द रेसिडेंशियल कैरेक्टर द प्रिंसिपल शैल इंश्योर द फॉलोइंग। तो रेसिडेंशियल कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए प्रिंसिपल को ये सब चीज़ें जो है वो देखने होंगे। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन पर मैं ज़्यादा वो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपका कोई मतलब ज़्यादा वो नहीं है। अब देखिए ये प्रिपरेशन ऑफ अकेडमिक टाइम टेबल्स एंड कैलेंडर फॉर स्कूल एक्टिविटीज़, ये प्रिंसिपल का काम है। To hold periodic staff meetings to review the progress of the students in general and students requiring special support in particular, to take suitable remedial measures, to maintain cumulative records of students record and send periodic table to the parents। ये सब चीज़ें तो आपकी हो गई हैं। हाँ देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है। टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू एम्प्लॉइज ऑफ EMRS फॉर पोस्ट आउटसाइड द EMRS थ्रू प्रॉपर चैनल एज पर द गाइडेंस ऑफ नेस्ट। तो यानी कि जो EMRS के एम्प्लॉइज जो हैं EMRS के बाहर जो पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि डायरेक्ट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई जो करेंगे तो उसको फॉरवर्ड करने का काम जो है एप्लीकेशन को वो प्रिंसिपल के पास है। यानी कि जो आपको एक तरीके से NOC देने का जो अधिकार है वो आपको किसी स्टेट सोसाइटी के पास नहीं जाना है, नेक्स्ट के किसी अधिकारी के पास नहीं जाना है। आपको जो NOC देने का काम है वो प्रिंसिपल को ही दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए टू फॉरवर्ड एप्लीकेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ EMRS फॉर पोस्ट आउटसाइड द EMRS थ्रू प्रॉपर चैनल एज पर द गाइडेंस ऑफ नेस्ट।
तो यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने का जो काम है, मतलब प्रिंसिपल ने फॉरवर्ड कर दिया तो एटलीस्ट काम हो ही जाता है। तो बाकी आपको एनओसी अभी कौन देगा ये देखना पड़ेगा। बाकी जो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने का काम है वो आपके प्रिंसिपल का है। To implement the instructions and policies of NEST in respect of curricular and co-curricular activities, take steps to bring down healthy development in EMR's all fields। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड स्कूल रिकॉर्ड, सर्विस बुक्स ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, रिटर्न एंड स्टैटिस्टिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय नेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि आपकी सर्विस बुक वगैरह को ठीक से मेंटेनेंस का जो काम है वो मतलब प्रिंसिपल का, मतलब प्रिंसिपल के सुपरविजन में रहनी है। मेंटेनेंस का काम तो वो अकाउंटेंट वगैरह करेंगे। To handle the official correspondence relating to EMRs and to furnish within the prescribed dates all returns and information required by NEST and State Society। State Society and NEST जो information देनी है वो सबको हैंडल करने का काम जो है वो प्रिंसिपल का ही है। फिर उसके बाद देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, टू मेक ऑल पेमेंट्स ऑफ टीचर्स एंड अदर स्टाफ इन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ कम्युनिकेटेड बाय नेस्ट। यानी कि आपको जो भी पैसे वगैरह काम है वो प्रिंसिपल के हाथ में ही है। फिर नॉन टीचिंग स्टाफ, इसके अलावा यहाँ पे प्रिंसिपल को एक चीज़ बोला गया है कि प्रिंसिपल एक हफ्ते में 8 पीरियड्स लेंगे जो कि सीनियर क्लासेस के होंगे, यानी कि 11-12 के 8 क्लासेस प्रिंसिपल के लिए लेना कंपलसरी है। और मतलब हर टीचर टीचर्स डायरी को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उसको भी सुपरवाइज करने का काम है। फिर उसके बाद हाँ देखिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सबसे ज़्यादा। जो आप लोगों को पता है कि आपका जो इंक्रीमेंट लगना है, जिन लोगों ने 1 जुलाई से पहले ज्वाइन कर लिया है उन लोगों का सबका इंक्रीमेंट 1 जनवरी में लग जाएगा। जिन लोगों ने जुलाई में ज्वाइन किया है उन लोगों का इंक्रीमेंट अगले साल 1 जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा। तो टू सैंक्शन इंक्रीमेंट ऑफ ऑल स्टाफ ऑफ द EMRs एक्सक्लूडिंग प्रिंसिपल इन अप्रूव्ड टाइम स्केल, यानी कि आपके जो इंक्रीमेंट को सैंक्शन करने का अधिकार है वो भी प्रिंसिपल के पास ही है। यानी कि आपको 1 जनवरी या 1 जुलाई को जो इंक्रीमेंट लगेगा उसको जो सैंक्शन करेंगे वो प्रिंसिपल ही करेंगे। फिलहाल ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसमें प्रिंसिपल किसी का इंक्रीमेंट रोकते नहीं है। बाकी देखिए अधिकार प्रिंसिपल के पास है पूरी तरीके से रोकने का, बट 99.99% केसेस में किसी का इंक्रीमेंट नहीं रोका जाता है, अदरवाइज़ अगर आपने कोई ब्लंडर ना किया हो। फिर उसके बाद टू सैंक्शन लीव एंड ऑफ टू टीचर्स नॉन टीचिंग स्टाफ टू EMRs इन अकॉर्डिंग्स टू द रूल्स लेड डाउन बाय द नेस्ट। और आपकी जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो भी प्रिंसिपल ही है, आपकी जो लीव सैंक्शन करने का काम है वो प्रिंसिपल का ही है। फाइनेंशियल पावर में देखिए एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द स्टेट EMRS सोसाइटी जो भी है वो सब, और जो भी पावर्स प्रिंसिपल को दी गई है नेस्ट के द्वारा वो सब फाइनेंशियल पावर वो लोग जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके आगे देखिए ड्यूटीज़ ऑफ वाइस प्रिंसिपल है, तो वाइस प्रिंसिपल की मोस्टली एकेडमिक ड्यूटीज़ ही ज़्यादा होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ कम होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ उनकी तब होती है जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जब होती है जब प्रिंसिपल नहीं होते हैं स्कूल में। तो वाइस प्रिंसिपल की अभी रिक्रूटमेंट भी नहीं हुई है, तो वाइस प्रिंसिपल के ऊपर चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी जो स्टेट सोसाइटी के वाइस प्रिंसिपल वगैरह होंगे वो अलग बात है। बाकी आप लोगों का वाइस प्रिंसिपल से कोई विशेष मतलब मैटर नहीं रहता है। आगे फिर ड्यूटीज़ ऑफ स्टाफ नर्स दी गई है, ड्यूटीज़ ऑफ कैटरिंग असिस्टेंट दी गई है, ड्यूटीज़ ऑफ SSA दी गई है, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, तो ये SSA का पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ JSA दी गई है, ड्यूटीज़ ऑफ लैब अटेंडेंट दी गई है, और इसमें ड्यूटीज़ ऑफ आपकी अकाउंटेंट भी दी गई है, शायद मैंने मिस कर दिया है।
तो ड्यूटीज़ ऑफ अकाउंटेंट भी दी गई है। तो द अकाउंटेंट एज अ सुपरवाइजरी हेड ऑफ ईएमआरएस ऑफिस, यानी कि अकाउंटेंट जो है एक तरीके से जो ईएमआरएस के जो कार्यालय है, ऑफिस है, उसका बॉस अगर कोई है तो अकाउंटेंट है। और अकाउंट पूरे स्कूल का बॉस तो आपका प्रिंसिपल है ही, बाकी जो उस ऑफिस का जो स्कूल का ऑफिस स्टाफ है उसका जो बॉस है वो अकाउंटेंट है। ये समझ लीजिए कि जैसे ऐसे जो भी होंगे वो अकाउंटेंट के अंडर में ही काम करेंगे। तो यानी कि अकाउंटेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट आपके ईएमआरएस में होने वाली है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है द अकाउंटेंट एज द सुपरवाइजरी हेड ऑफ ईएमआरएस ऑफिस विल बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इस प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग एंड ही विल डायरेक्टली वर्क अंडर द प्रिंसिपल, यानी कि उसको किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, उसको ऐसे तो उससे छोटा ही होता है, मतलब किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, उसको डायरेक्टली प्रिंसिपल को ही रिपोर्ट करना है। यानी कि ऑफिस का बॉस है वो एक तरीके से ऑफिस स्टाफ का, और दूसरी बात उसको प्रिंसिपल के अंडर में काम करना है। वो कोई टीचर के अंडर में काम नहीं करना, किसी के अंडर में काम नहीं करना, वो सीधा सीधा प्रिंसिपल को ही रिपोर्ट करेगा, प्रिंसिपल के लिए ही वो जवाबदेह है। और यहाँ पे ऑफिस स्टाफ में जो भी आपके अकाउंटेंट के वर्क हैं वो सब दिए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है अकाउंटेंट किसी भी लिहाज से एक ईएमआरएस स्कूल के लिए। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके बाकी पोस्ट की जो ड्यूटीज़ हैं वो सब देख सकते हैं। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कुछ हमारे साथ जो है शेयर कीजिए, और जो आपके संगी साथी हैं उनको बेसिक एजुकेटर के बारे में बताइए, और जो बेसिक एजुकेटर को शेयर भी कीजिए, और थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया कीजिए बीच बीच में, अच्छा लगता है, और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।